जा रहे हैं सेल बायोलॉजी के थर्ड पार्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हम कवर कर चुके हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है अपहिल ट्रांसपोर्ट, यानी कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिकली ये फेवरेबल नहीं होता है एंड ये ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, या तो एटीपी को हम यूज़ करते हैं या फिर किसी हम दूसरे मॉलिक्यूल से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से एनर्जी जो रिलीज़ होती है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइट या फिर फोस्फेनॉल, पायरुवेट या कुछ भी जिससे हमें एनर्जी मिल सके वो उसका यूज़ करते हैं हम इसमें। ओवरऑल चार्ज जो होता है नेगेटिव होता है दोनों ही मूवमेंट में, यानी कि एनर्जी जनरेटिंग रिएक्शन होती है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हमारी एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। दे कैन जनरेट मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी जनरेट कर सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम दो तरीके के पढ़ते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच इज़ ऑल्सो को ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली एटीपी से यूज़ कर रहे हैं। एनर्जी जो हम ले रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। सो अगर लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में जाने के लिए हम एटीपी का यूज़ कर रहे हैं तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक मॉलिक्यूल हाई टू लो कंसनट्रेशन जाता है, यानी कि अक्रॉस द ग्रेडियंट जाता है एंड वो जब अक्रॉस द ग्रेडियंट जाएगा उस मॉलिक्यूल की हेल्प से हम लो टू हाई जा सकते हैं इस अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। वो जो एनर्जी रिलीज़ करता है उस एनर्जी की हेल्प से, इसमें हमें कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ओके, अब हम आ जाते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना वो बहुत टाइप के इसमें ट्रांसपोर्ट आ जाते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारा पी टाइप का पंप आ जाता है, एफ टाइप का पंप आ जाता है, एफ पी, एफ वी एंड ए बी सी ट्रांसपोर्टर। सो पी टाइप पंप, एफ टाइप पंप, वी टाइप पंप एंड ए बी सी ट्रांसपोर्टर, सारे पंप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप एंड पोटेशियम हाइड्रोजन आयन पंप ये भी होता है। एफ टाइप पंप में भी हमारे पास एग्जाम्पल होता है, जैसे हाइड्रोजन आयन पंप होता है। हमारा थाइलाकॉइड मैम्ब्रेन जो होती है एटीपी सिंथेस जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन पे हम देखते हैं जो एटीपी बनाता है, तो वो भी एक एफ टाइप का पंप है। वी टाइप पंप एंड ए बी सी ट्रांसपोर्टर। वी टाइप पंप में हमारे पास हाइड्रोजन आयन पंप एटीपेज यही आ जाते हैं। हाइड्रोजन आयन पंप एटीपेज जो वैक्यूल मैम्ब्रेन पे होता है, एंडोजोम, पेरोक्सीजोम, इन सब पे होता है। एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर हो गया जो सीएफटीआर और एमडीआर हम पढ़ते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एंड जो सीएफटीआर होता है वो एबीसी ट्रांसपोर्टर में आता है। सो वी टाइप में हमारे ये जितने भी हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं एटीपेजेस जो वैक्यूल मैम्ब्रेन पे होता है, एंडोजोम पे होता है, पेरोक्सीजोम पे होता है। एफ टाइप पंप में हाइड्रोजन पंप जो होता है थाइलाकॉइड मैम्ब्रेन पे, एटीपी सिंथेस भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, इनर मैम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। एंड पी टाइप पंप में भी हम देखते हैं। अब जो पी टाइप पंप है ना, मेजर जो पी टाइप पंप है उसके बारे में हम देख लेते हैं। मेजर जो हमारा पी टाइप पंप होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रोजेनिक जनरेट, ये मैम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करता है। इसके अंदर एक कंजर्व्ड एस्पार्टेट रेसिड्यू होता है इस पंप में जो कि फॉस्फोराइलेट हो जाता है जब ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसको हम पी टाइप पंप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फॉस्फोराइलेट हो जाता है एस्पार्टेट रेसिड्यू। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे ये इसकी एक अल्फ़ा सब यूनिट होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है एक, एंड बीटा सब यूनिट होती है। अल्फ़ा सब यूनिट से ये एस्पार्टेट अटैच रहता है, एस्पार्टेट रेसिड्यू, जो कि एटीपी को यूज़ करके हाइड्रोलाइज करके ये फॉस्फोराइलेट होता है जब ट्रांसपोर्ट। सो एस्पार्टेट गेट्स फॉस्फोराइलेटेड एंड जो ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है इसमें, एस्पार्टेट का क्या होता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है। सो 25% एनर्जी जो है वो इसमें इन्वेस्ट हो जाती है। सोडियम का जो पंप होता है ये सोडियम पंप और सोडियम पोटेशियम पंप इसको हम बोलते हैं, ये एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम पंप, जो इसी का एग्जाम्पल होता है पी टाइप पंप का। इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा।
अल्फ़ा एंड बीटा सब यूनिट। और अगर ये एस्पार्टेट म्यूटेट हो जाता है ना तो वो इनएक्टिव भी हो जाएगा। तो ये पी टाइप का पंप देखने को मिलता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, पी टाइप का पंप, जिसका एग्जांपल हम देखते हैं सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है। ये क्या करता है, इट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ, हाँ पी टाइप पंप में यही होता है, सोडियम पोटेशियम पंप आ जाता है इसके अंदर बस। ठीक है, सो सोडियम पोटेशियम पंप आ गया, इसमें एग्जाम्पल हो गया। तो ये क्या करता है, ये हमेशा जो है 3 सोडियम को बाहर फेंकता है एंड 2 पोटेशियम अंदर जाते हैं। देखो ये पता होना चाहिए कि सेल के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन आ रहा है। ऐसे ही सोडियम जो है वो सेल के बाहर ज़्यादा होता है, तो ये भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहा है। सो देयर इज़ ऑलवेज एक चार्ज का डिफरेंस यहाँ पे होगा। सो इसको हम कुछ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिससे हम इसको इनहिबिट कर सकते हैं, जैसे डिजिटेलिस हमारे पास होते हैं, डिजिटॉक्सिन होते हैं, ओवाबियन होते हैं। सो ये ओलिगोसेक्राइड्स होता है, ओवाबियन ओलिगोसेक्राइड। सो इस टाइप के कुछ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो इसको क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। बाइंडिंग साइट जो होती है ना सोडियम की, वो अल्फा सब यूनिट पे होती है। बाइंडिंग साइट फॉर सोडियम इज ऑन अल्फा सब यूनिट ऑन साइटोसोलिक साइट। साइटोसोलिक साइट पे होती है क्योंकि सोडियम जो है वो बाहर जा रहा है, तो साइटोसोलिक साइट पे होती है अल्फा सब यूनिट के। एंड पोटेशियम भी अल्फा सब यूनिट से ही बाइंड करता है, दोनों के अल्फा सब यूनिट भी ही होता है। एंड पोटेशियम की बाइंडिंग साइट बाहर होती है क्योंकि वो बाहर से अंदर आ रहे हैं, इसलिए याद रखना कि ये दोनों अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। बीटा सिर्फ एक रेगुलेटरी सब यूनिट होती है, बीटा सब यूनिट, इसमें 2 अल्फा सब यूनिट होती है एंड 2 बीटा सब यूनिट होती है अगर हम टोटल देखें तो सोडियम पोटेशियम पंप में। सो दीज हैव ऑलिगोसेक्राइड होते हैं, दीज हैव ऑलिगोसेक्राइड। सो दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, इनके पास ऑलिगोसेक्राइड्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, सोडियम कम होता है, एंड बाहर सोडियम ज़्यादा पोटेशियम कम होता है, ये हमें पता ही है। इस तरीके का होता है, 2 अल्फा सब यूनिट होती है एंड 2 बीटा सब यूनिट होती है। सो ये रही अल्फा सब यूनिट के, यहाँ पे 3 सोडियम की बाइंडिंग साइट होगी एंड यहाँ पे 2 पोटेशियम की बाइंडिंग साइट होगी। ये एज अ रेगुलेटरी सब यूनिट ही होता है। इनके ऊपर कुछ ऑलिगोसेक्राइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ओवाबियन ऑलिगोसेक्राइड नहीं होता, दीज आर द ग्लाइकोसाइड्स, हम बोल सकते हैं ग्लाइकोसाइड्स तो हैं ही, डिजिटलिस, डिजिटॉक्सिन एंड ओवाबियन। और यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट भी होती है अल्फा सब यूनिट पे। ठीक है, तो इसका एक बार हम फंक्शन देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये होता है, यहाँ पे इसकी ये इवन स्टेट हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अल्फा सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट है, एस्पार्टेट है, 3 सोडियम आएंगे, यहाँ पे 3 सोडियम एंड एटीपी बाइंडिंग होगी, 3 सोडियम यहाँ पे बाइंड हो गए, ग्रीन कलर से आप देख सकते हो, एंड एटीपी बाइंड हो गया। अब फॉस्फोराइलेशन होगा, एस्पार्टेट का फॉस्फोराइलेशन हुआ, एडीपी एंड ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ, एटीपी हाइड्रोलाइज हो गया एडीपी में, एंड 3 सोडियम यहाँ से बाइंड कर गए। सो एंजाइम E1 यहाँ पे हम दे रखे हैं, तो ये फॉस्फोराइलेट दिखाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर 2 पोटेशियम आते हैं, ये फॉस्फोराइलेटेड है, फिर 2 पोटेशियम यहाँ पे बाइंड करते हैं। 2 पोटेशियम जैसे ही यहाँ पे बाइंड करेंगे, उसके बाद पोटेशियम जैसे ही बाइंड करते हैं तो सोडियम रिलीज हो जाते हैं एंड पोटेशियम की बाइंडिंग होती है। 2 पोटेशियम यहाँ पे भी बाइंड नहीं करते हैं, पहले सोडियम रिलीज होते हैं, उसके बाद पोटेशियम बाइंड करता है। ठीक है, सो पहले सोडियम रिलीज हुआ, उसके बाद पोटेशियम बाइंड होता है, उसके बाद डीफॉस्फोराइलेशन होता है एंड कन्फर्मेशनल चेंज। फिर इसका डीफॉस्फोराइलेशन होगा, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, उसके बाद फिर पोटेशियम जो है रिलीज़ हो जाता है इनसाइड द सेल, फिर यहाँ से पोटेशियम रिलीज़ हो जाएगा। तो पहले क्या हुआ, पहले इसमें सोडियम बाइंड हुआ एंड देन फॉस्फोराइलेशन हुआ। पहले सोडियम की बाइंडिंग होती है, फिर फॉस्फोराइलेशन हुआ एस्पार्टेट का, उसके बाद सोडियम जो है वो बाहर रिलीज़ हुआ, उसके बाद पोटेशियम बाइंड हुआ, देन डीफॉस्फोराइलेशन हुआ, देन पोटेशियम रिलीज़ हुआ। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। एंड एक वैनिडेट होता है जो कि फॉस्फेट का एनालॉग होता है, ये भी इस ट्रांसपोर्ट को रोक सकता है। अगर हम वैनिडेट डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ फॉस्फेट तो वो बाइंड करेगा एंड इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाएगा, कैन स्टॉप दिस ट्रांसपोर्ट। एंड कार्डियोग्लाइकोसाइड्स भी यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो वो भी इसके ट्रांसपोर्ट को नहीं होने देंगे। सो वर्किंग जो होती है साइमल्टेनियसली, ये साइमल्टेनियसली सोडियम पोटेशियम एक साथ नहीं बाइंड हो सकते।
सो E1 में हमने यही देखा, हैज़ मोर एफिनिटी टुवर्ड, पहले सोडियम के लिए ज़्यादा एफिनिटी थी, फिर एस्पार्टेट से ATP बाइंड हुआ, हाइड्रोलाइज हुआ, ATP का ADP रिलीज हुआ एंड फॉस्फेट अटैक करेगा एस्पार्टेट में, सो वो एनर्जी यूज़ हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद जो E2 कन्फर्मेशन हमने देखा, दिस पंप, फिर उसके पास एफिनिटी होती है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए, फिर पोटेशियम आयन के लिए एफिनिटी होती है, फिर डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है एंड कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो पंप है, पी टाइप पंप का एग्जांपल हम देख रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि पोटेंशियल भी जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल इसमें सेल में। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा प्राइमरी ट्रांसपोर्ट का, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसका एग्जांपल हो गया, पी टाइप पंप का, सोडियम पोटेशियम पंप। दो अल्फा सब यूनिट, दो बीटा सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट पे ही सारी बाइंडिंग साइट होती है, बीटा सिर्फ एक रेगुलेटरी सब यूनिट होती है। कार्डियोग्लाइकोसाइड जो होते हैं ना, ये बाइंड करते हैं जो हमारा E2 फॉर्म फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है एंड फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड उसके वर्किंग को रोक देते हैं। सो कार्डियोग्लाइकोसाइड इस वाली स्टेज पे बाइंड करते हैं जब हमारा ये E2 स्टेट में होता है, यानी कि जब इससे सोडियम बाइंड है और ये फॉस्फोराइलेटेड है ना, यहाँ पे कार्डियोग्लाइकोसाइड जो है वो बाइंड करेंगे एंड एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जिससे ये जो ट्रांसपोर्ट है वो इनहिबिट हो जाता है। इफ़ एस्पार्टेट रेसिड्यू इज चेंज टू ग्लूटामेट, अगर एस्पार्टेट का रेसिड्यू ग्लूटामेट में चेंज हो गया देन ऑल्सो इट विल वर्क, क्योंकि दोनों ही एसिडिक होते हैं, नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड है, ठीक है। दूसरा इसमें हम पी टाइप पंप में एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम पंप का। ये जो पंप होता है ये भी इलेक्ट्रोजेनिक पंप होता है, कैल्शियम पंप, ठीक है। एक पहला एग्जांपल हमने देख लिया पी टाइप पंप में, जो कि था हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं कैल्शियम पंप, ये भी पी टाइप एटीपेजेस होता है, यूज़ 1 ATP टू ट्रांसपोर्ट 2 कैल्शियम आयन। ये SCR पे होता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी होता है। जैसे ही कैल्शियम की कंसनट्रेशन साइटोसोल में कम होती है, सो दैट इट डजेंट, एज द कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन साइटोसोल इज़ वेरी लेस, so that it doesn't affect any signaling pathway. If calcium level increases it may cause muscle contraction etc. हाँ, तो ये ऑन होता है, CR पे होता है अगर कैल्शियम की साइटोसोल में कैल्शियम कम होता है, इज़ वेरी लेस। ये किसी सिग्नलिंग पाथवे को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो द ओनली वे टू मिनिमाइज कैल्शियम लेवल, अगर हमें साइटोसोल में कैल्शियम लेवल को कम करना है, अगर साइटोसोल में कैल्शियम लेवल बढ़ गया है और साइटोसोल में कैल्शियम लेवल को कम करना है, तो कैल्शियम पंप जो होता है SCR पे, ये क्या करता है, कैल्शियम को SCR में अगेंस्ट द कंसनट्रेशन वापस भेज देता है, दैट ट्रांसपोर्ट कैल्शियम इनटू द SCR, क्योंकि SCR में कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है कैल्शियम की, और कैल्शियम पंप वापस साइटोसोल से SCR में ही भेज देता है, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम साइटोसोल में रहता है तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। एंड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द सेल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो वो बाहर की तरफ भेज देगा आउटसाइड द सेल। कैल्शियम पंप जो एटीपेज होता है बाहर की तरफ भेज देगा, क्योंकि बाहर जो होता है वो ज़्यादा अगेंस्ट द कंसनट्रेशन जा रहे हैं, तो बाहर ज़्यादा होगा, साइटोसोल में कम होगा, सो वो फिर बाहर की तरफ भेज देगा, ठीक है। सो एक तो ये SCR में होता है, यानी कि वहाँ पे ये अंदर भेज सकता है विच इज़ द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, या फिर वो बाहर भेज सकता है 2 कैल्शियम, ठीक है। सो SCR जो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम अगेंस्ट द कंसनट्रेशन जा रहा है दोनों में, ठीक है। और इसमें भी ATP का यूज़ होता है, ठीक है, दे ऑल्सो यूज़ ATP। सो ये होता है कैल्शियम पंप विच इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पी टाइप पंप, ठीक है। तो ये इस तरीके का होता है, क्योंकि IP3 गेटेड जो चैनल होते हैं कैल्शियम चैनल SCR पे, वो कैल्शियम को बाहर भेजते हैं। तो ये जो कैल्शियम पंप है ये 24/7 हमेशा खुला हुआ रहता है। बोथ पंप एंड गेटेड चैनल एक साथ काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट रेट ऑफ चैनल इज़ हाई as compared to pump, but the concentration is always less in cytosol as the channel will only open, ये तभी खुलता है जब सिग्नलिंग होती है IP3 गेटेड चैनल, तो इसलिए साइटोसोल में कंसनट्रेशन कैल्शियम की नॉर्मली कम ही रहती है, तो अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ही जाता है दोनों साइड में, अदरवाइज चैनल जो है वो बंद ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था कैल्शियम एटीपेजेस, ये भी पी टाइप पंप का ही एग्जाम्पल था, ठीक है।
दूसरा हम पी टाइप पंप का एग्जांपल देखते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन पोटेशियम पंप। ये जो एटी बेस होता है ये एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप नहीं है, इट इज़ नॉट अ इलेक्ट्रोजेनिक पंप। ये चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं लाता, दैट इज़ हाइड्रोजन पोटेशियम पंप। सो ये हमारे जो स्टमक की पेराइटल सेल होती है वहाँ पे इसका प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट इन पेराइटल सेल ऑफ स्टमक। ये कोई मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं लाता है ये। सो ये होता है हमारा हाइड्रोजन पोटेशियम पंप एटी फेजेस। इसका काम क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं it present on the plasma membrane of bacteria and plant are p-type major electrogenic pump। अच्छा, जो हाइड्रोजन आयन के जो पंप बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं या प्लांट्स में होते हैं वो भी पी टाइप के इलेक्ट्रोजेनिक पंप होते हैं। बट ये जो स्टमक में होता है ना हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम पंप, ये इलेक्ट्रोजेनिक नहीं होता है, ये हमारा पीएच मेंटेन करता है। एसिडिक पीएच जो होता है स्टमक में वो ये मेंटेन करता है। ठीक है, सो हाइड्रोजन पोटेशियम पंप क्या करता है, जो हमारे स्टमक में एसिडिक पीएच पंप होता है, एसिडिक पीएच होता है उसको मेंटेन करता है। क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन आयन अगर ज़्यादा है तो यानी कि पीएच कम है, एंड हाई पीएच पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। सो ये भी एक एग्जाम्पल है, इसको भी हम एक बार देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये हमारे जो सेल है, ठीक है, तो ये हमारा ब्लड हो गया, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारी स्टमक की सेल हो गई, एंड ये स्टमक का ल्यूमेन जिसमें हम खाना खा रहे हैं, जिसमें खाना जा रहा है, स्टमक का ल्यूमेन हो गया। तो यहाँ पे होता है ये कहाँ पे होता है, इस साइड होता है, एपिकल साइड होता है, दैट इज़ प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम एटीपीज का जो ये पंप होता है। तो ये जो स्टमक की ल्यूमेन होती है इसका पीएच होता है 1.0 एंड सेल के अंदर साइटोसोल में तो 7.2 होता है। यहाँ पे एसिडिक पीएच होता है ये 7.2 एंड ब्लड का पीएच भी 7.4 के अराउंड ही होता है, न्यूट्रल। एंड अगर हम देखें तो हाँ थोड़ा अल्कलाइन साइड होता है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे ये जो होता है ना पोटेशियम जो होता है ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे भी ये एटीपी का ही यूज़ कर रहे हैं। पोटेशियम भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहा है, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो सेल के बाहर होता है। पोटेशियम जो होता है सेल के बाहर कम होता है, अंदर ज़्यादा होता है। सो पोटेशियम जो है सेल के अंदर जाता है, एंड उस केस में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो बाहर ल्यूमेन में आते हैं। और हाइड्रोजन आयन जहाँ पे हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएंगे यानी कि पीएच कम हो जाएगा, तो इस केस में यहाँ पे पीएच कम होता है स्टमक ल्यूमेन में, तो उसका पीएच मेंटेन करने के लिए ये यूज़ होता है यहाँ पे। एंड और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे ब्लड से CO2 भी आता है सेल में, है ना, CO2 एंड OH मिलता है, H2O, यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन बनते हैं। एंड क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट एंटीपोर्टर भी होता है, ये बाद में देखेंगे। बस हमको ये देखना है कि स्टमक की एपिकल साइड प्रेजेंट होता है, ये ल्यूमिनल साइड पे प्रेजेंट होता है हमारे, ठीक है, ल्यूमिनल साइड पे प्रेजेंट होता है। तो एक ये हो गया, तो ये हमने एग्जांपल देखे पी टाइप पंप में। एक तो हमने देखा पी टाइप पंप में सोडियम पोटेशियम पंप देखा, देन एक हमने कैल्शियम एटीपीज पंप देखा, एंड ये देखा दैट इज़ प्रोटॉन एंड पोटेशियम एटीपीज पंप जो कि स्टमक में होता है, एंड ये इलेक्ट्रोजेनिक नहीं होता है। दूसरा अब हम आ जाते हैं एफ टाइप एटीपेजेस पे, ठीक है, तो एफ टाइप पंप पे आ जाते हैं। हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं जहाँ पे हमको एटीपी का यूज़, इन सब में एटीपी का यूज़ है, ठीक है, याद रखना एटीपी का यूज़ होता है इन सब में। एंड अब हम आ जाते हैं एफ टाइप एटीपेजेस पे। एफ टाइप एटीपेजेस जो होते हैं इनको आइडेंटिफाई करते हैं फर्नांडीज, आइडेंटिफाइड बाय फर्नांडीज ने इसको आइडेंटिफाई किया था एफ टाइप पंप। सो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसका स्ट्रक्चर मैं बहुत अच्छे से मेटाबॉलिज्म के पार्ट में बता चुकी हूँ, जिसमें हमने एटीपेज पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो हमारे एटीपी सिंथेसाइज होता है।
वहाँ पे बता चुकी। तो इसके अंदर दो पार्टिकल होते हैं, एफ नॉट एंड एफ वन पार्टिकल टुगेदर एटीपी सिंथेस बनाता है। ये पूरा एफ नॉट होता है। ये जो सी सब यूनिट हो गई, ये ए एंड दो बी सब यूनिट, ये इसमें आ जाता है एफ नॉट पार्ट में। एंड ये नीचे का पूरा पार्ट एफ वन पार्ट होता है, जिसमें हमारा गामा, एप्सिलॉन एंड ये 3 अल्फा 3 बीटा, ये डेल्टा यूनिट भी आ जाती है। एफ नॉट इज़ द इंटीग्रल पार्ट हियर। ओ स्टैंड फॉर ओलिगोमाइसिन। हाँ, यहाँ पे हम एफ नॉट बोलते हैं ओलिगोमाइसिन। अगर हम इसको ओलिगोमाइसिन से ट्रीट करते हैं तो ये एफ नॉट पोर्शन को इनहिबिट कर देता है, ओलिगोमाइसिन एटीपी सिंथेसिस नहीं होने देता, ठीक है। और हाँ, इसमें 1 बाय 1 प्रोटॉन जाते हैं, यहाँ पे एटीपी बनता रहता है। इस टाइप का ये जो है पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। एफ नॉट एंड एफ वन पार्ट होता है। तो ये एक एफ टाइप एटीपीज होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होता है ये, प्रेजेंट ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे भी होता है एंड बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी होता है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है एंड ऑल्सो ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। इस टाइप के ये हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ठीक है। एफ नॉट विल ब्रिंग, हाँ, ये इस तरीके से एटीपी आता है। ये रोटेशन मूव करता है, रोटर होते हैं इसमें एंड कुछ स्टेशनरी पार्ट होता है। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं एटीसी में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल होता है एफ टाइप पंप का, ठीक है। एफ नॉट और एफ वन दो पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। सो एफ टाइप एटीपीज जो होता है ना, यहाँ पे हमारा एटीपी मतलब एफ टाइप एटीपीज हम बोलते हैं, यहाँ पे हमारा एटीपी फॉर्म हो रहा है ना, यूज टू फॉर्म एटीपी। सो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है ना, इज यूज टू फॉर्म एटीपी। जो रोटेशन मूवमेंट होता है इसमें हम एटीपी को फॉर्म कर रहे हैं। सो इट वर्क एज बोथ, ये एटीपी सिंथेस की तरह भी काम कर रहा है, एटीपी को हाइड्रोलाइज भी कर रहा है एंड एटीपी को बना भी रहा है एंड एटीपी को हाइड्रोलाइज भी कर रहा है। यानी कि एफ टाइप एटीपीज जो होता है ये दोनों काम कर रहा है। एटीपी सिंथेस भी हो रहा है, सिंथेसिस होती है एटीपी की एंड एटीपी बन भी रहा है, एटीपी हाइड्रोलाइज भी कर रहा है। तो ये दोनों काम कर रहा है। जैसे और सब में हमने देखा था सिर्फ एटीपी हाइड्रोलाइज हो रहा था, लेकिन इसमें हमारा एटीपी बनता भी है एफ टाइप पंप में जब हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल हमने यही देख लिया एफ टाइप पंप में। अब हम आ जाते हैं वी टाइप पंप में। वी टाइप पंप हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल की जो टोनोप्लास्ट होती है, वहाँ पे मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, वहाँ पे ये डिस्कवर हुआ था प्लांट में। ऑल्सो प्रेजेंट इन पेरोक्सिसोम, एंडोसोम एंड लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोजन आयन पंप होता है दैट मेंटेन, जो एसिडिक पीएच होता है ना ल्यूमेन ऑर्गेनल्स के, कुछ ऑर्गेनल्स के ल्यूमेन में जो एसिडिक पीएच होता है उसको ये मेंटेन करते हैं। तो इसलिए इनको हम हाइड्रोजन आयन पंप बोलते हैं। सो जो वी टाइप पंप होता है ना, हाईली स्ट्रक्चरल एफिनिटी रखता है। वी टाइप पंप yes, highly structural affinity reverse direction with P type pump but not N। मतलब इसके अंदर भी यही होता है, कुछ V नॉट पार्ट होगा यहाँ पे, इंटीग्रल पार्ट एंड ऐसे कुछ V1 पार्ट होगा, पेरिफेरल पार्ट होता है। वैक्यूल में अगर हम देखें इसमें भी 3 अल्फा यूनिट होती है, 3 बीटा यूनिट होती है, ये कैटालिटिक रोल प्ले करती है। रेगुलेटरी सब यूनिट भी इसके अंदर होती है जो कि ए सी, सी प्राइम एंड सी डैश एंड सी डबल प्राइम, ये भी प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन वैक्यूल मेम्ब्रेन इंटीग्रल में प्रेजेंट होती हैं ये। सो ये रेगुलेटरी होती हैं, सी ए सी सी सी, ये रेगुलेटरी होती है एंड ये 3 ए एंड 3 बी जो होती है ये कैटालिटिक रोल प्ले करती हैं। और रेगुलेटरी सब यूनिट जो होती है सी एच डी एफ और भी होती है, सी एच डी एफ भी होती है एंड ए सी सी, ये भी होते हैं वैक्यूल जो इंटीग्रल पे प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका भी, कुछ वी नॉट पार्ट होता है एंड वी1 पार्ट जो साइटोसॉल की तरफ होता है ये वी टाइप पंप जो होता है। हाँ, ये क्या करता है, ल्यूमेन में एच पॉजिटिव आयन जो अंदर जाते हैं, इसमें भी एटीपी का हाइड्रोलाइज होता है, ठीक है। इन दिस केस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो सकता है, हाइड्रोजन जो है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहे हैं एंड एनी केस कैन बी जनरेटेड इन दिस,
ठीक है। तो ये रहा एसिडिक पीएच, जैसे हाइड्रोजन भी जा रहा है, क्लोराइन भी जा रहा है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा एज क्लोराइन चैनल इज प्रेजेंट। सो अगर क्लोराइड चैनल है तो इसमें कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा, क्योंकि वो उसको मिनिमाइज भी कर देगा। इसमें जनरेट हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन इसमें डेवलप्ड हो सकती है। तो ये है हमारा वी टाइप पंप, ये जो कि वैक्यूल पे मिला था, एंड ये ऑर्गेनल के ल्यूमेन की जो एसिडिक एनवायरनमेंट होती है ना उसको बनाता है। अब हम आ जाते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर पे। एबीसी ट्रांसपोर्टर जो होता है ये एटीपी बाइंडिंग कैसेट हम इसको बोलते हैं एबीसी। ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों में इन्वॉल्व होता है। इन दिस एटीपी इज यूज्ड और एटीपी हाइड्रोलाइसिस इज डन फॉर कन्फर्मेशनल चेंज। इसमें हम एटीपी की हाइड्रोलिसिस सिर्फ और सिर्फ उसके कन्फर्मेशन में चेंज लाने के लिए करते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर में। ट्रांसपोर्ट के लिए हम उसकी एनर्जी नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है सिर्फ और सिर्फ कन्फर्मेशनल चेंज लाने के लिए। सो दिस इज़ मोस्ट एंशियंट एंड मोस्ट डाइवर्स बैक्टीरिया, ह्यूमन, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, सब में प्रेजेंट है ये एबीसी ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। ये डिस्कवर हुआ था यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, एनिमल, सब में ये प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में देखें तो ये बैक्टीरियल ट्रांसपोर्टर, इन बैक्टीरिया बैक्टीरियल ट्रांसपोर्टर होता है। न्यूट्रिएंट अपटेक, टॉक्सिन रिलीज़ करना, विरुलेंस रिलीज़ करना, यीस्ट में भी रिलीज ऑफ मेटिंग फैक्टर, प्लांट में भी एक्यूमुलेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन वैक्यूल, उन सब में इन्वॉल्व होता है ये। एनिमल्स में जो हम CFTR चैनल देखते हैं वो भी ABC का ही चैनल है। ठीक है, देखो ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ना, दीज ऑल आर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है जिसमें हम ATP का यूज़ कर रहे हैं। ABC में हम ATP का यूज़ करते हैं, बट वो ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं करते। ठीक है, और ऐसे ही जैसे हमने देखा कि जो F टाइप पंप था हमारा, हमने ATP सिंथेस देखा। F टाइप पंप जो था उसमें भी हमने देखा कि वो ATP बना भी रहा है, सिंथेसाइज भी कर रहा है। और ये क्या करता है ना, ये सिर्फ ATP को यूज़ करता है सिर्फ और सिर्फ कन्फर्मेशनल चेंज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं। एनिमल्स में ये MDR शो करता है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस इन कैंसरस सेल्स, जैसे विनक्रिस्टिन, ब्लास्टिन हो गया, टैक्सोल हो गया, ये सब ड्रग्स होते हैं। तो ये इनके मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस शो करता है। ये ड्रग को जो है बाहर फेंक देता है सेल से, तो ये इट एक्ट एज अ मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट। सो इसके अंदर भी 2 और मोर सब यूनिट होती है, एंड ईच सब यूनिट में 2 डोमेन होते हैं इसके पास। ठीक है, ट्रांसपोर्टर इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब यूनिट। एक इसके पास होता है ट्रांसपोर्टर डोमेन, एंड एक इसके पास होता है न्यूक्लियोटाइड डोमेन। ठीक है, एक इसके पास होता है ट्रांसपोर्टर डोमेन एंड एक इसके पास होता है न्यूक्लियोटाइड डोमेन। इतना ही है क्या इसमें? ठीक है, सो प्रोटीन जो होते हैं ABC ट्रांसपोर्टर के, ये मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस करते हैं। ठीक है, दे शो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस शो करते हैं। एंड विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन अगर हम सेल को देंगे विच प्रिवेंट द डिवीजन, टू स्टॉप द डिवीजन प्रोसेस इन द कैंसरस सेल में डिवीजन रोकने के लिए। सो कैंसरस सेल में जो P ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ना, स्टार्ट एक्सप्रेसिंग ऑन इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच अलाउ द परमिएबिलिटी ऑफ दीज ड्रग्स टू मूव आउटसाइड द सेल। P ग्लाइकोप्रोटीन स्टार्ट होने लग जाते हैं एक्सप्रेस, जो कि इन ड्रग्स को बाहर फेंक देते हैं, these drugs to move outside the cell। एंड इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। प्लाज्मोडियम में एंटी मलेरियल ड्रग जो होता है उनका भी रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस इन ट्राइपेनोसोमा में भी एंटी मलेरियल ड्रग का रेजिस्टेंस है ना, ड्रग जो है वो बाहर जाने लगते हैं, एफ्लक्स हो जाते हैं। तो इनके पास 2 डोमेन तो होते ही हैं, एक इनके पास होते हैं न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन एंड एक होता है ATP बाइंडिंग डोमेन। सो ये ड्रग एफ्लक्स करते हैं, ड्रग्स को बेसिकली बाहर फेंकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, एंड ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ये एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस, ट्रांससाइटोसिस।
ठीक है, तो ये था हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अभी हम और पढ़ते हैं इसके बारे में। एक बार हम शॉर्ट नोट में देख लेते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट हमने देखा, सिंपल डिफ्यूजन होता है जिसमें हमें किसी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जो नॉन पोलर गैशियस मॉलिक्यूल होते हैं वो निकल जाते हैं ऐसे ही। नॉर्मली जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो भी क्रॉस कर लेते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, रेटिनोइक एसिड, थायरॉक्सिन, ये सब स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईजिली पास कर लेते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। देन जो पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं जैसे H2O, यूरिया हो गया, एंड अमोनिया हो गया, NH3, ये कुछ सेमी परमिएबल होते हैं। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तो इनपरमिएबल होते हैं। ऐसे ही जो चार्ज मॉलिक्यूल एंड आयंस, ये तो बिल्कुल भी परमिएबल नहीं है। तो ये इस तरीके से इनकी परमिएबिलिटी कम होती जा रही है। जैसे चार्ज मॉलिक्यूल हो गया अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, एंड आयंस तो सबसे लास्ट में, वो तो जा ही नहीं सकते हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है जिसमें हम किसी प्रोटीन का यूज़ करके उनको अंदर भेजते हैं। कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट हम देख लेते हैं। पैसिव में तो हाई टू लो ही जा रहा है, इसमें हम चैनल या कैरियर प्रोटीन यूज़ करते हैं। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगर हम देख रहे हैं कि हाई टू लो जा रहा है, इसमें हमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम प्रोटीन यूज़ करते हैं। कुछ चैनल होते हैं ओपन और क्लोज हो जाते हैं, एंड कुछ होते हैं कैरियर प्रोटीन होते हैं, जिसको जैसे हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होता है वो एक कैरियर प्रोटीन होता है। अब इनमें डिफरेंस देखो, जैसे चैनल आप देख रहे हो ना, ओपन और क्लोज, ये इस तरीके से होता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, मेट्रो में एकदम से गेट खुलता है ना, भीड़ की भीड़ अंदर जाती है, बाहर जाती है। सो उस तरीके से ये चैनल होते हैं, इनका गेट खुलता है एंड एकदम से पूरा का पूरा जो आयंस है वो अंदर चले जाते हैं। सो ये नॉन कन्फर्मेशनल चेंज इनके अंदर कोई कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होता है। ये चैनल जो होते हैं बस खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। ये बहुत ही कम स्पेसिफिक होता है, लेकिन रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत जल्दी होता है। जैसे मेट्रो में एकदम से धक्के दे के घुस जाते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉन स्पेसिफिक होता है। ये स्पेसिफिक होता ही नहीं है। ऐसी रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट होता है, जल्दी से चले जाते हैं अंदर। एंड ये सैचुरेबल भी नहीं होता है नेचर में, इसका कोई सैचुरेटेड पॉइंट नहीं है, खुलेगा सिर्फ अंदर जाएंगे देन बंद हो जाएगा। सो इस तरीके के कुछ चैनल होते हैं। चैनल में अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम देख रहे हैं, तो अगर हम चैनल में एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। चैनल में हमारे पास आते हैं कुछ लिगेंड गेटेड चैनल आते हैं। जैसे IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल हम पढ़ते हैं, SCR के मेम्ब्रेन पे होता है ना, GPCR एक्टिवेट, G अल्फा एक्टिवेट होगा, फिर PLC बीटा होता है, फिर वो जो है डैग और IP3 में कन्वर्ट। अब IP3 जाके SCR जो IP3 गेटेड SCR पे चैनल होता है कैल्शियम चैनल, उसको ओपन करता है एंड कैल्शियम बाहर आता है, फिर कैल्मोड्यूलिन से बाइंड करता है एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये पूरा सिग्नलिंग में हम देख चुके हैं, सेल सिग्नलिंग में कैसे IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं। तो इनको हम लिगेंड गेटेड चैनल बोलते हैं, ठीक है। और हाँ, इनको आप बंद भी कर सकते हो, गैप से बंद कर सकते हो, या IP3 को IP4 या IP2 में कन्वर्ट कर दो। ये सब हम पढ़ चुके हैं। और चैनल की एक्टिविटी हम पैच क्लैम्प टेक्निक से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, जैसे कैल्शियम चैनल हम देखते हैं जब आप नर्व सेल पढ़ते हो। नर्व सेल में जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो हमें देखने को मिलता है। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं नर्व सेल में। कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होता है, ठीक है। अब हम कुछ लिगेंड गेटेड भी चैनल देख लेते हैं। लिगेंड गेटेड एक हमने IP3 देखा, एक हम देख लेते हैं लिगेंड गेटेड में सोडियम चैनल भी होता है, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है ना वहाँ पे। जैसे ये हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल यहाँ पे होता है। प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन होता है वहाँ पे होता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। यहाँ पे ये कैल्शियम अंदर जाता है। उसके बाद जो है कुछ यहाँ पे साइनेप्टोटैगमिन होता है, कैल्शियम सेंसर प्रोटीन होता है, कैल्शियम को सेंस करता है साइनेप्टोटैगमिन। देन यहाँ पे V स्नेयर एंड T स्नेयर का फ्यूजन होता है। T स्नेयर मेम्ब्रेन पे होता है एंड V स्नेयर जो होता है इन वेसिकल्स पे होते हैं। तो ये अटैच्ड ऑन द साइनेप्टिक वेसिकल पे अटैच्ड द साइनेप्टोटैगमिन जो कैल्शियम को सेंस करता है। एंड देन सिंटैक्सन जो होते हैं ये पूरे वेसिकल को होल्ड ही करते हैं, V स्नेयर एंड T स्नेयर। ये हम देख ही चुके हैं नर्वस सिस्टम वाले में, ठीक है। कैसे जो है वेसिकल फ्यूज़ हो जाती है मेम्ब्रेन पे, एंड देन इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो रिलीज़ हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होके देन जो उसके बाद वाला जो न्यूरॉन सेल होता है उस पर होता है लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे उस पर जाता है, तब वो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं एंड वहाँ से सोडियम जो है अंदर जाता है। वेसिकल फ्यूजन हुआ, V स्नेयर T स्नेयर, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा,
सोडियम चैनल पे बाइंड करेगा, लिगेंड गेटेड सोडियम जो है वो सेल के अंदर जाएंगे एंड एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है सेल के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा हमने देख लिया कि लिगेंड गेटेड में आ जाते हैं जो लिगेंड गेटेड चैनल होते हैं। वोल्टेज गेटेड में हमने कैल्शियम का एग्जांपल देख लिया। बाकी और न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल भी होते हैं, जैसे हम टेस्ट बर्ड में हमारे होता है गस ड्यूसिन, वो भी जीपीसीआर मीडिएटेड सिग्नलिंग ही होती है टेस्ट बर्ड में, जो गस ड्यूसिन होता है। जी प्रोटीन ही बोलते हैं गस ड्यूसिन को, जैसे आइस में हम बोलते हैं ना उसको रोडोप्सिन बोलते हैं, जी प्रोटीन को ही तो रोडोप्सिन बोलते हैं। आइस में जो होता है उसमें भी जीपीसीआर ही होता है एंड सेकेंडरी सीजीएमपी सेकेंडरी मॉलिक्यूल सीजीएमपी बनता है। ऐसे टेस्ट बर्ड जो गस ड्यूसिन होता है उसमें सेकेंडरी मॉलिक्यूल सीएएमपी होता है, ठीक है। और जो ऑर्डरेंट होता है ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन में जीपीसीआर, उसमें भी सेकेंडरी सीएएमपी होता है, इसमें सीजीएमपी वाली सिग्नलिंग होती है रोडोप्सिन वाले में, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल होता है, दीज आर न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल। फिर हमारे पास कुछ लीकी चैनल होते हैं जो हमेशा खुले ही रहते हैं, जैसे सोडियम चैनल है, सोडियम लीकी चैनल, पोटेशियम लीकी चैनल, हमेशा पोटेशियम बाहर ही जाता रहेगा टुवर्ड्स द कंसनट्रेशन, अपने अलॉन्ग द कंसनट्रेशन, सोडियम जो है वो अंदर ही आता रहेगा, है ना। तो ये मैम्ब्रेन को पोलराइज्ड करते हैं, मतलब पूरे मैम्ब्रेन को पोलराइज्ड भी करते हैं ये सोडियम एंड पोटेशियम के लीकी चैनल, मैम्ब्रेन पोटेंशियल में इनका रोल होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं। कुछ हमारे पास वाटर चैनल भी होते हैं, जैसे एक्वापोरिन वाटर चैनल होता है, एक्वापोरिन नाम से, ये हाई टू लो वाटर को मूव कराता है, ऑस्मोटिक बैलेंस भी मेंटेन करता है। कम से कम 16 एक्वापोरिन फैमिलीज अब तक नॉन है, जानते हैं हम। और ये टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है, ठीक है, टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है एंड इसके अंदर 6 ट्रांस मैम्ब्रेन पोर्शन होते हैं, 6 ट्रांस मैम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ठीक है। सो ईच प्रोटीन जो होता है टेट्रामेरिक प्रोटीन है ये, 1 2 3 4 एंड हर एक प्रोटीन जो होता है टेट्रामेरिक में, इसके जो हर एक प्रोटीन है वो 6 बार क्रॉस कर रहा है, ट्रांस मैम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, 6 बार क्रॉस कर रहा है मैम्ब्रेन को। एंड इसके पास एनपीए सीक्वेंस होती है, 3 एनपीए रीजन होते हैं इसके, एनपीए अमाइनो एसिड कुछ सीक्वेंस होती है। सो ईच मोनोमर हैविंग 6 ट्रांस मैम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स होता है, उसके सेंट्रल रीजन में एनपीए एक्सपोज होती है एंड ये एज अ सेलेक्टिव फिल्टर की तरह काम करती है एनपीए। अभी इसके बारे में हम और स्टडी करेंगे एक्वापोरिन के बारे में। एंड एक्टिविटी जो होती है इसकी रेगुलेटेड होती है बाय फोस्फोराइलेशन एट सीरीन। तो एनपीए में इसकी एक्टिविटी जो होती है, एनपीए में तो नहीं बट इसमें सीरीन को अगर फॉस्फोराइलेट कर दें इसमें, तो इसकी एक्टिविटी उससे रेगुलेट कर सकते हैं हम। ऑल्सो ये रेगुलेट होता है बाय कैल्शियम एंड H2O2 भी रेगुलेट करता है इसको। एंड एक्वापोरिन 2 जो होता है वैसोप्रेसिन ADH की सिग्नलिंग में हमने देखा था ना, ये जो थे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स थे, इसमें जो एक्वापोरिन 2 एक्सप्रेस हो जाता है ना, कलेक्टिंग डक्ट पे, एंड वहाँ पे इनकी सिग्नलिंग होती है। एंड ये अगर म्यूटेट हो जाते तो पॉलीयूरिया वाली कंडीशन भी डेवलप्ड हो जाती है, हमने इसकी पूरी प्रोसेसिंग में देखा था ADH की। सो ये एक एक्वापोरिन चैनल भी होता है, वाटर चैनल, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कैरियर और जो ब्लड होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, ये चैनल स्पेसिफिक नहीं होते हैं, कैरियर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्लो ट्रांसपोर्ट। इसमें कन्फर्मेशनल चेंज भी होता है, हाईली सेलेक्टिव होते हैं, एंजाइम जैसे होते हैं सैचुरेबल होते हैं, ट्रांसपोर्ट रेट इनका स्लो होता है। बट जैसे आप मेट्रो में एकदम जाते हो ना, गेट में खुल जाता है, बंद हो जाता है भीड़ की तरह, तो वो फास्ट होता है। एंड जहाँ आप चेकिंग कराते हो उसको आप कैरियर की तरह ले सकते हो, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक होता है, कोई रैंडम नहीं होता है, एकदम से बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। जैसे ग्लट हो गया, ग्लट 5 फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करता है एंड ग्लट 10 गैलेक्टोज को करता है, ग्लट 9 यूरेट को करता है, ग्लट 5 फ्रक्टोज को करता है। सो इस तरीके से ये सिग्नलिंग होती है ना, कैरियर जो होता है ये इस तरीके से होता है। हाँ, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने देखा, लो टू हाई। हमने पैसिव के बारे में देखा कि कैसे कैरियर और चैनल जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं। जैसे सिंपल डिफ्यूजन में सिंपल ऐसे चल जाएगा, चैनल में ऐसे जाएगा, एंड कैरियर में ऐसे होता है। कैरियर में ऐसे एंजाइम जैसा ग्राफ बनता है जिसमें Vmax भी हमको दिखता है, तो सैचुरेबल पॉइंट होता है कैरियर का, चैनल का नहीं होता है, एंड सिंपल डिफ्यूजन में तो होता ही नहीं है।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसके अलावा हमने आयनोफोर भी देख लिया। ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं कोई स्पेसिफिक आयन की, उसको कवर करके उनके चार्ज को शील्ड करके तो उनको पास करा देते हैं मेम्ब्रेन से। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको सिंथेसाइज करते हैं, मोस्टली एज अ एंटीबायोटिक भी काम करते हैं। एक हमारे पास आयनोफोर कैरियर की तरह काम करता है, एक चैनल होता है कैरियर की तरह जो काम करता है वो होता है वैलिनोमाइसिन सीवी कैरियर एंड वैलिनोमाइसिन। एंड ये जो होता है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट कराता है किसका, पोटेशियम का, अलोंग द कंसनट्रेशन ट्रांसपोर्ट कराएगा पोटेशियम का। स्ट्रेप्टोमाइसिटीज जो होता है वो इसको सिंथेसाइज करता है। ऐसे जो चैनल की तरह काम करता है, चैनल फॉर्मिंग जो आयनोफोर होते हैं दैट इज ग्रामिसिडिन। ग्रामिसिडिन ये कोई भी कैटायन का ट्रांसपोर्ट करता है, एनायन का नहीं करता है। ये बैसिलस स्पीसीज बनाती है इसको ग्रामिसिडिन। ठीक है, सो चैनल फॉर्मिंग ग्रामिसिडिन एंड बैसिलस स्पीसीज बनाती है। ये एक चीज़ थी जो हमें देखनी थी। अब हम आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, सो दीज आर द शॉर्ट नोट जिसमें हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपहिल करता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एटीपी का यूज़ हम करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो पी टाइप पंप में एस्पार्टेट डोमेन होता है, फॉस्फोराइलेट होता है, देन डीफॉस्फोराइलेशन भी होता है। एस्पार्टेट अगर म्यूटेट हो जाए तो ये इनएक्टिव हो जाता है। एंड एटीपी अगर हम देखें तो जो एटीपी का गामा फॉस्फेट होता है ना वो एस्पार्टेट से बाइंड करता है। ठीक है, एटीपी का गामा फॉस्फेट अगर हम रेडियो लेबल्ड करेंगे तो वो गामा एस्पार्टेट से बाइंड करेगा। ठीक है, वो जो गामा फॉस्फेट होता है वही फॉस्फोराइलेट करता है एटीपी का। 3 फॉस्फेट होते हैं ना एटीपी में, तो गामा फॉस्फेट जो होता है वो रेडियो लेबल करके हम पता लगा सकते हैं इसमें। सोडियम पोटेशियम पंप हमने देख लिया, 25% एटीपी ये यूज़ कर देता है अकेला। एटीपी बाइंड देन एफिनिटी सोडियम के लिए बढ़ जाते हैं, कन्फर्मेशनल चेंज होता है। देन सोडियम की एफिनिटी कम, पोटेशियम के लिए ज़्यादा, एटीपी डिस्प्लेस हो जाता है एंड कन्फर्मेशनल चेंज। ये पूरा प्रोसेस हम देख चुके हैं। ठीक है, एंड पोटेशियम 3 सोडियम जो है वो बाहर जाते हैं एंड 3 सोडियम बाहर जाते हैं एंड 2 पोटेशियम जो है वो अंदर आता है। इलेक्ट्रोजेनिक पंप होता है, पोलराइज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करता है एंड ये कार्डियोलाइटिस डिजिटलिस फॉक्स क्लॉव कोआबेन ये इनहिबिट कर देते हैं किसको, सोडियम पोटेशियम पंप को। दूसरा हमने ये देख लिया जो सर्का होता है दैट इज एससीआर पे जो कैल्शियम एटीपेज होता है इसका भी हमने देख लिया। ठीक है, फ्री कैल्शियम जो होते हैं एक फ्यूरा टू डाई होती है, फ्री कैल्शियम उससे बाइंड करते हैं। एक ये एग्जांपल देख लिया। दूसरा जो फ्लिपेज एंजाइम होता है वो भी सोडियम पोटेशियम वो भी पी टाइप पंप में ही आता है। फ्लिपेज एंजाइम जो होता है ना वो भी पी टाइप पंप में ही आ जाता है। दूसरा जो एपिकल मैम्ब्रेन होती है मैमेलियन स्टमक पे जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है ये भी हमारा पी टाइप पंप में ही आ जाता है। क्या 3-4 सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जिसके अंदर हिस्टामीन सिग्नलिंग होती है, वैसिकल फ्यूजन होता है। एपिकल मैम्ब्रेन पे मैमेलियन स्टमक में जो होता है दैट इज़ प्रोटॉन एंड पोटेशियम एटीपेज पंप जो होता है पीएच मेंटेन जो करता है। दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ पी टाइप पंप का ही एग्जांपल होता है ये। ठीक है, तो ये पी टाइप पंप के एग्जांपल है। फ्लिपेज भी हो गया एंड इसमें सोडियम पोटेशियम पंप हो गया। दूसरा हमारा आ जाता है बी टाइप पंप। बी टाइप पंप जो होता है ये फर्स्ट टाइम और तो नहीं है ना इसके एग्जांपल पी टाइप पंप के नहीं। दूसरा वी टाइप पंप जो होता है फर्स्ट टाइम वैक्यूलर मैम्ब्रेन पे, ये लाइजोसोम फंगल वैक्यूलर मैम्ब्रेन एंडोसोम इन सब में होता है। इसके पास भी वी नॉट एंड वी वन होता है एंड एच पॉजिटिव अंदर जाते हैं एटीपेज का यूज़ करता है एंड इसके अंदर भी एस्पार्टेट होता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है एंड अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है। तो ये है वी टाइप पंप। जो एफ टाइप पंप होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे होगा, एटीपी सिंथेटेज थाइलाकोइड मैम्ब्रेन पे होगा जो कि स्ट्रोमा की तरफ फेस कर रहा होगा थाइलाकोइड मैम्ब्रेन पे। देन प्रोकैरियोट्स जो होते हैं प्लाज्मा मैम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मैम्ब्रेन पे भी होता है। साइटोसोलिक साइड इसका होता है, इसको हम रिवर्स पंप भी बोलते हैं एफ टाइप पंप को, क्योंकि ये जो होता है एटीपी सिंथेसिस भी करता है एंड एटीपी को हाइड्रोलाइज भी करता है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एक्ट एज अ चैनल स्ट्रक्चर, ये चैनल की तरह भी काम करता है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव भी कराता है, प्लस ये रिवर्स पंप भी बोलते हैं, हाइड्रोलाइज भी करता है एंड एज वेल एज ये सिंथेसाइज भी करता है। सो इसको रिवर्स पंप बोलते हैं एफ टाइप पंप को।
एंड जो ABC पंप होता है ATP बाइंडिंग कैसेट इवॉल्विंग मोस्ट टोटल 48 जीन एनकोड करता है। टोटल 48 जीन इसको एनकोड करता है। कैंसर में ABC ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाता है। सारे के सारे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्सेप्ट CFTR को छोड़ के। एंड ये डाइमर ऑफ डाइमर होता है, इसके अंदर ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है एंड एक होता है ATP बाइंडिंग डोमेन। सो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन एंड ATP बाइंडिंग डोमेन ये मोनोमेरिक फॉर्म में होता है। ATP नहीं बाइंड है, जैसे ATP आएगा तो ये डाइमराइज हो जाता है। सो ATP का यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ इसके कन्फर्मेशनल चेंज में। CFTR जो होता है ये डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव कराता है। एंड ABC पंप का एग्जाम्पल फ्लोपेज भी है, ठीक है। P टाइप पंप का एग्जाम्पल फ्लिपेज भी आ जाता है। एंड जो स्टमक के एपिकल मेम्ब्रेन पे होता है वो वाला पंप भी आ जाता है। तो ये जो है पूरा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया है, ठीक है। जो CFTR होता है ना, ये रहा ABC पंप जो होता है, फर्स्ट ABC पंप जो है ये नेफ्रॉन पे देखा था। अलाउड ड्रग ट्रांसपोर्ट करता है MDR मल्टीपल ड्रग ट्रांसपोर्ट। ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड साइटोसोल से बाहर भगा देता है, उसको निकाल देता है साइटोसोल से। ABCA रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट अगर हो जाएगा तो टैंगियर डिसीज़ ये कॉज करेगा ABCA1, ठीक है। रिवर्स करते कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। ABCB1 MDR मल्टीपल ड्रग ट्रांसपोर्ट ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर में ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है, MDR ही करता है। सो ABC12 जो होता है ब्रेस्ट कैंसर में देखा जाता है, म्यूटेट हो जाता है ABC12। तो ये सारे ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं इन केस ऑफ कैंसर। ABCA1 ABCB1 सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है CFTR लंग एपिथेलियल सेल में देखा जाता है एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोरीन। CFTR अगर म्यूटेट हो गया तो क्लोरीन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसीज़ हो जाती है इस केस में। म्यूकस को वो हाइड्रेटेड नहीं रख पाते फिर, है ना। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम दो मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड कपल्ड विद को ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट। एक होता है ये सिम्पोर्ट, जिसमें एक अगेंस्ट द कंसनट्रेशन जा रहा है अलॉन्ग द, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं प्रोटॉन लैक्टोज सिम्पोर्टर, लैक ऑपेरॉन में होता है प्रोटॉन एंड लैक्टोज सिम्पोर्टर। प्रोटॉन जा रहा होता है, इसमें हम लैक्टोज का करते हैं सिम्पोर्टर। एंड 12 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से ये बना हुआ होता है प्रोटॉन लैक्टोज सिम्पोर्टर लैक ऑपेरॉन में। एक हमारा होता है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, जो इंटेस्टिनल सेल होती है उसके एपिकल मेम्ब्रेन पे होता है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। देन अगर हम एंटीपोर्टर की बात करें, एक अलॉन्ग द कंसनट्रेशन जा रहा है, दूसरा अगेंस्ट द कंसनट्रेशन डिफरेंट डायरेक्शन में। इसमें हमारे पास आ जाता है सुक्रोज प्रोटॉन एंटीपोर्टर। एंड एक हमारे पास होता है सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर भी होता है। हैवी मेटल एंड प्रोटॉन एंटीपोर्टर ये टोनोप्लास्ट पे होता है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन जो होती है टोनोप्लास्ट वहाँ पे होता है हैवी मेटल प्रोटॉन एंटीपोर्टर, सुक्रोज प्रोटॉन एंटीपोर्टर। सो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर एंटीपोर्टर। एंड कुछ हमारे पास सिम्पोर्टर होता है। तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लाइकोफोरेन के बारे में, ग्लाइकोफोरेन्स जो होते हैं ना ये प्लाज्मोडियम के लिए रिसेप्टर का काम करते हैं। ग्लाइकोफोरेन जैसे हमारे पास कोई सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है RBC में, उसके ऊपर ये ग्लाइकोफोरेन होते हैं सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, उनके ऊपर ये सियालिक एसिड लगा हुआ होता है एंड ऑल्सो ग्लाइकोसाइलेटेड। ये नेगेटिव चार्ज देते हैं RBC पे ताकि रिपल्सन होता रहे, रिपल्शन होगा तभी तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे ना। ऑन द एक्सोप्लाज्मिक साइड होता है ये। सो अगर ये म्यूटेट हो जाए ग्लाइकोफोरेन तो ये हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज कर सकते हैं, तो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज है ताकि इजीली पास कर पाए। एंड ग्लाइकोफोरेन जो होता है ये प्लाज्मोडियम के लिए रिसेप्टर का भी काम करता है। बैक्टीरियो रोडोप्सिन जैसे लाइट आती है, हाँ ये तो पता है 11 सिस रेटिनल ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारा जो प्रोटॉन पंप है वो एक्टिव हो जाएगा। हाँ अगर लाइट होती है तो continuously pump protein and maintain and make acidic in the periplasmic space में। हाँ और ये ATP का फॉर्मेशन भी कराता है आर्की बैक्टीरिया में। बैक्टीरियो रोडोप्सिन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा ये बैक्टीरियो रोडोप्सिन की बात करें
प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हो जाएगा, कंटिन्यूसली पंप प्रोटॉन को पंप करेगा लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन एंड मेंटेन जो ये एनवायरनमेंट है मेंटेन करता है एंड मेक एसिडिक एनवायरनमेंट, पेरिप्लाज्मिक स्पेस में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। आर्की बैक्टीरिया में इट इज़ कपल्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ ATP। सो कुछ ये चीज़ें थी। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आ जाइए। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ER, गोल्जी, देन लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, ER, गोल्जी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम बात करते हैं, जो ER होता है ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है एसोसिएटेड विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ER, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, 10 to 15% पार्ट होता है ये सेल के अंदर इसका, ठीक है। सो ER जो होता है इसके अंदर एक ट्रांजिशनल टेम्परेरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक SCR होता है स्मूथ एंड एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सबके काम अलग अलग होता है। जो ट्रांजिशनल टेम्परेरी होता है ये इन्वॉल्व होता है वेसिकल बड आउट में, जब वेसिकल्स बनती है कॉप सेकेंड एंड कॉप 1 वेसिकल जैसे बनती है इसमें से। SCR जो होता है इस पर राइबोसोम एब्सेंट होता है, ये लिपिड मॉडिफिकेशन में, लिपिड सिंथेसिस में, स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस में एंड डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। लिपिड मॉडिफिकेशन, लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन में ये इन्वॉल्व होता है। एंड जो RER हमारे पास होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन फोल्डिंग में, मॉडिफिकेशन में, प्रोटीन प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है RER। RER टू SCR रेशियो जो है चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सेल, जिसमें लिपिड की सिंथेसिस ज़्यादा होनी होगी, जैसे पैनक्रियाज में जो है RER ज़्यादा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन फोल्डिंग मॉडिफिकेशन होता है, प्रोटीन प्रोसेसिंग होती है। एंड ऐसे ही बहुत सी ऐसी सेल्स होती है जहाँ पे हमें SCR ज़्यादा होता है, यानी कि जिनके अंदर स्टेरॉयड हार्मोन बन रहे होते हैं, जैसे टेस्टिस हो गया है ना, तो वहाँ पे SCR का रेशियो ज़्यादा होगा RER से। तो वो सेल टू सेल डिपेंड करता है कि जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। या अब हम बात करते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग। देखो ये एक सेकेंडरी पाथवे होता है, जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस से हमारा जो है HNRNA बना, देन mRNA बना, mRNA बाहर आता है, उस पर राइबोसोम बैठते हैं, ट्रांसलेशन करता है, इससे प्रोटीन बन रहा है। अब ये जो N साइड होते हैं ना, यहाँ पे ये SRP सिग्नल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक हमारे पास SRP प्रोटीन होता है, SRP प्रोटीन के पास दो साइड होती है, एक साइड जो होती है वो राइबोसोम से बाइंड करती है, एक साइड जो है वो सिग्नल से बाइंड करती है, SRP सिग्नल से। ये जो SRP प्रोटीन होता है ना, ये SRP सिग्नल को रिकॉग्नाइज करता है ऐसे नेसेंट पेप्टाइड पे एंड टर्मिनल एंड पे इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। सो ये SRP जो है ये GTP बाउंड होता है, ये एक 7SL RNA होता है प्लस 6 प्रोटीन राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं एंड ये साइटोसॉल में फ्री होता है, ठीक है। सो हाँ, तो ये हमारा पूरा ऐसे ही फ्री घूमता रहता है ये, ठीक है। और SRP प्रोटीन होता है, GTP बाउंड होता है, हाँ बस इसमें यही है। और ये जो होता है 7SL RNA या 6 राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन का मिलके फ्री साइटोसॉल में घूमता रहेगा। जैसे ये SRP GTP बाउंड होता है ना, ये रिकॉग्नाइज कर लेता है इसको। सो SRP जो है बाइंड हो गया किस पे, SRP सिग्नल पे, यहाँ पे SRP सिग्नल है, इससे जाके बाइंड हो गया ये SRP। सो SRP जो है बाइंड होता है SRP सिग्नल एंड राइबोसोम प्लस mRNA जो है वो माइग्रेट करते हैं RER के। अब ये यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया ना, इसका पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यहाँ पे किस किस का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, SRP बाइंड हो जाता है SRP सिग्नल पे, यहाँ पे SRP बाइंड हो गया प्लस राइबोसोम होता है, mRNA होता है एंड ये पूरा रफ ER की तरफ माइग्रेट करते हैं पूरा कॉम्प्लेक्स। अगर SRP प्रेजेंट होगा तो SRP रिकॉग्नाइज करेगा सिग्नल को एंड प्रोटीन रफ ER में जाएगा। अगर SRP नहीं होगा तो कम्प्लीटली वो साइटोसॉल में ही सिंथेसाइज हो जाएगा एंड देन अपनी स्पेसिफिक साइट पे चला जाएगा जहाँ का उसके पास सिग्नल होगा, तो वो सिंथेसाइज होता है साइटोसॉल में। तो RER में जाने के लिए उसके पास SRP का सिग्नल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं जो हमारा ये पेरिफेरल प्रोटीन होता है, ये हमारा सिग्नल पेप्टाइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है।
ये अल्फ़ा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड ये हमारे पास गेट होता है जो कि अभी क्लोज हुआ हुआ है, ये एसआरपी का रिसेप्टर है। तो ये जो और ये यहाँ पे अल्फ़ा जीटीपी होता है, जैसे ये बाइंड करता है ना यहाँ से, फिर ये पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बाइंड करेगा। एसआरपी जीटीपी होगा, एमआरएनए है, राइबोसोम है, नेसेंट पेप्टाइड है एंड ये जो अल्फ़ा जीटीपी है ये अल्फ़ा बीटा एंड ये जो पूरा होता है ना इस गेट को हम बात ये जो गेट होता है ट्रांसलूकोन बोलते हैं, इसका नाम होता है सेक्स 61। इस गेट को हम बोलते हैं सेक्स 61, ठीक है। तो ये सेक्स 61 होता है एंड ये जो होती है ना, देखो P54 सब यूनिट होती है एक एसआरपी प्रोटीन की। हाँ, P54 सब यूनिट ऑफ एसआरपी प्रोटीन जो हमारा होता है एसआरपी प्रोटीन, उसकी P54 सब यूनिट of SRP protein and both subunit of SRP receptor, ठीक है। हाँ, both subunit of दोनों SRP receptor की दोनों subunit, ये जो होता है SRP receptor की दोनों subunit and P54 subunit of SRP protein, इनके बीच में इंटरैक्शन होता है। सो एसआरपी अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है एसआरपी प्रोटीन की P54 सब यूनिट एंड बोथ सब यूनिट ऑफ किसकी एसआरपी रिसेप्टर की अल्फा एंड बीटा टू इट्स रिसेप्टर ऑन अल्फा सब यूनिट पे बाइंड करता है एंड प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन होता है। जीटीपी हाइड्रोलाइज्ड होता है इसके अंदर एंड एनर्जी जो है वो यूज़ होती है ट्रांसलोकॉन को खुलने में एंड यहाँ से जो है एनर्जी रिलीज़ होती है ट्रांसलोकॉन खुलने में। जैसे ट्रांसलोकॉन खुलता है यहाँ से जो नेसेंट पेप्टाइड है प्रोटीन पेप्टाइड वो अंदर चला जाता है एंड यहाँ पे जो सिग्नल होता है ना, ये सिग्नल पूरा कौन क्लीव करता है, सिग्नल पेप्टाइड जो ये यहाँ पे बैठा हुआ था सिग्नल पेप्टाइड, ये ही इस सिग्नल को क्लीव कर देता है बाय सिग्नल पेप्टाइड, ठीक है। तो ये एक स्टार्टिंग थी प्रोटीन सॉर्टिंग में